ओके स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम वैल्यू ऑफ आउटपुट के बारे में बात करेंगे। इकोनॉमिक्स का ये चैप्टर है और ये नेशनल इनकम को रिलेट करने वाला चैप्टर है। इस लेसन को ज़्यादातर बच्चे डिफ़िकल्ट समझते हैं, बट मेरा अपना व्यूज़ ऐसा है कि अगर इसके कुछ बेसिक पॉइंट समझ लिए जाएँ तो उसके बाद हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसको डील करने में। पहली बात, हम यहाँ पर एक टेबल फ्रेम करेंगे जिसमें आपको सारी चीज़ें दिखाई देंगी। ये हम टेबल एक बना रहे हैं, इस टेबल को आप देखते जाएंगे तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको कंफर्म हो जाएंगी। ये हाँ शुरू होता है, ठीक है। आपकी ये टेबल बनती जाएगी, ध्यान से देखिए। ये आपका अमाउंट है, ये भी आपका अमाउंट है, यहां पर आपकी ट्रांजैक्शन है, यहां पर भी आपकी ट्रांजैक्शन है। ये लाइन पूरी हम इस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं ट्रांजैक्शन। मैं भी देख लेता हूँ कि सारी मूवमेंट आपके आराम से आ रही है। अब आप यहाँ पर जो ये साइड है ये आपकी डेबिट साइड होती है और ये आपकी क्रेडिट साइड होती है। तो डेबिट साइड क्या होती है, क्रेडिट साइड क्या होती है, इसको भी आप समझ लीजिए। जब आपको कोई चीज़ रिसीव हो रही है उसको आप क्रेडिट साइड में देंगे। मान लीजिए जैसे आपने कोई माल बेचा, वो पैसा मिला, माल चला गया, पैसा मिल गया, तो वो उसकी ट्रांजैक्शन यहाँ। मान लीजिए आपने कोई माल खरीदा है, किसी को पेमेंट दी है, तो ये सारे खर्चे जो है वो डेबिट साइड में चले जाएंगे। तो यहाँ पर कौन कौन सी ट्रांजैक्शन आएगी, आइए हम देखते हैं उन ट्रांजैक्शन के बारे में। उसके बाद आपको ये पता चल जाएगा कि इसको किस तरह से निकालते हैं। पहली ट्रांजैक्शन हमारी जो है वो है वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट इसका मतलब ये है, और इसको हिंदी में कहते हैं मध्यवर्ती वस्तु के उपभोग का मूल्य। हम इसको एक रफली फिगर ले लेते हैं 4। दूसरी जो वैल्यू है, देखिए हमने वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब ये है, हमने किसी चीज़ की प्रोडक्शन करने के लिए कच्चा माल जो खरीदा है, जो कच्चा माल खरीदा है उसकी वैल्यू को हम वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम एक फर्नीचर वाले की बात करते हैं जिसका काम है फर्नीचर बनाना। तो वो फर्नीचर बनाने के लिए पहले लकड़ी खरीदेगा, तो लकड़ी की जो वैल्यू है वो 4000 रुपये की है। तो ये वैल्यू जो 4000 है, इसी को जो उसने लकड़ी खरीदी है वो वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगी। इसके बाद आपका जो सेकंड चैप्टर आता है उसे कहते हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, यानी कि स्थिर पूंजी का उपभोग, यानी अचल पूंजी का उपभोग। इसको हम ऑर्डनरी 200 रुपीज़ कंसिडर कर ले। सारे जो डेटा है मेरे इमेजिनरी डेटा है, तो इसको हम मूल्यह्रास भी हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में हम कंजम्पशन ऑफ फिक्स एसेट्स बोलते हैं, यानी ठीक है। इसके बाद अगला जो पॉइंट आता है उसमें आप लेंगे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। थर्ड वन है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ये देखिए, जब आप किसी चीज को बना रहे हैं तो उसमें मजदूर लगते हैं। उन मजदूरों को जो आपने सैलरी दी होती है उसको हम वेतन कहते हैं और मजदूरी भी कहते हैं। और ये कंपनसेशन एम्प्लॉइज जो है इसको हम कहते हैं। और कई बार आपको जो न्यूमेरिकल में है वेतन लिखा होगा, मजदूरी लिखी होगी, इस तरह से दिए होते हैं। तो इसका भी हमने
बाद में इसको मैं पूरी तरह से डिटेल में भी समझाऊंगा। इसको हम कर्मचारियों का पारिश्रमिक हिंदी में बोलते हैं। ये हमने 1500 एज्यूम कर लिया है, ठीक है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है जी ऑपरेटिंग सरप्लस। इसे आप हिंदी में कहते हैं परिचालन अधिशेष। ये परिचालन अधिशेष क्या होता है, इसकी पूरी डिटेल मैं आपको बाद में बताऊंगा। इनको और इनको दोनों को मैं अलग से भी डिटेल करूंगा, बट आप थोड़ी सी देर के लिए ये समझ लीजिए कि फिगर क्या क्या है। उसके बाद आपका फिफ्थ पॉइंट आ जाता है जिसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जिसको कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, यानी कि शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। इसको हम शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को 500 रुपीज कंसिडर कर लेते हैं। ये सारी हमारी इमेजिनरी डेटाज हैं, यानी शुद्ध अप्रत्यक्ष कर इसको हिंदी में कहते हैं। शुद्ध अप्रत्यक्ष को निकालने का तरीका है, जो प्रत्यक्ष कर है उसमें से आर्थिक सहायता हमने घटा देनी है। ये सब्सिडी जो है इसको हम आर्थिक सहायता कहते हैं। इसके बाद आपने ये चीज़ें देख ली, कंपनसेशन एम्प्लॉयज आ गया। एक और आइटम है मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम होती क्या है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मिश्रित आय। जो लोग अपना खुद का स्वयं का व्यवसाय करते हैं और उस व्यवसाय में उनके परिवार के लोग ही लगे होते हैं, उसे हम मिक्स्ड इनकम कहते हैं। ये ज़्यादातर आपने देखा भी होगा कि जो कृषक होते हैं या छोटी मोटी जो दुकान होती हैं उसमें उनके परिवार के सदस्य भी लगे रहते हैं और वो पूरे साल की जो इनकम होती है उसको अलग अलग लोगों में डिवाइड नहीं करते, बल्कि जो घर का मुखिया होता है उसी को वो सारी इनकम रिसीव हो जाती है, इसलिए इसे हम मिक्स्ड इनकम का नाम देते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने देखा यहाँ पर 6 आइटम हैं कुल मिलाकर 1 2 3 5 6 1 2 3 4 5 6 आइटम यहाँ पर आपकी आ जाती है, ठीक है। तो इसके बाद हमने आगे जो निकालना है, यहाँ पर आइए। अब यहाँ पर हम अपने आप को नाम दे रहे हैं। ये 7th आइटम है जिसको हम कहते हैं सेल्स। अब आपने माल बेचा है तो नेचुरल है कि आपको पैसा मिल रहा है। आपको जब पैसा मिल रहा है तो आप उसको किस तरह से डिफाइन करेंगे ये देख लीजिए। सपोज आपको यहाँ पर 8,000 रुपये सेल करने से मिल गया। अब हम यहाँ सबको टोटल कर लेते हैं। 4,000 हो गया, 6,000 हो गया और इन दोनों को मिलाएंगे तो 8,000 हो गया, और ये 8,000 के बाद ये 2,000 ये भी हो गया है, तो कुल मिलाकर 10,000 की ट्रांजैक्शन। तो ये 8,000 का तो हमने सेल कर दिया, यानी जो हमारा आउटपुट तैयार हुआ है वो पूरा 10,000 रुपये का तैयार हुआ है। इसको हम टोटल कर देते हैं और ये हमारा हो जाता है 10,000 रुपया। ये इस तरह से आपका जो फिगर आई है इसे हम वैल्यू ऑफ आउटपुट कहते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट एट एमपी। मार्केट भाव पर या बाजार मूल्य, यानी उत्पादन का मूल्य, बाजार मूल्य पर उत्पाद मूल्य, इसको हम कहते हैं। अब देखिए, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों का बैलेंस बराबर होना चाहिए। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 8,000 है, ये 10,000 है, तो 10,000 हम उसे पूरा करने के लिए यहाँ पर एक और फिगर डाल देते हैं जिसको हम कहेंगे चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक। और ये जो निकालने का तरीका है, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सॉरी, मैंने गड़बड़ कर दिया है, थोड़ा सा क्लोजिंग स्टॉक आएगा। ये क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, इस तरह से आप चेंज इन स्टॉक
निकाल सकते हैं। यानी लास्ट में जो क्लोजिंग स्टॉक है, यानी पूरा आपने जो बनाया है और ओपनिंग में शुरू में जो स्टॉक था वो। अब इसको भी साथ को जब हम टोटल करेंगे तो इसका टोटल भी आपका 10,000 आना चाहिए। ये देखिए आप 10,000 और ये फिगर आपस में मैच करनी चाहिए। ये अकाउंटिंग लॉस भी है कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों का जो आंसर है वो बराबर आना चाहिए। तो अभी आपने देख लिया कि किस तरह हम वैल्यू ऑफ आउटपुट, इसको भी हम वैल्यू ऑफ आउटपुट ही कहते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट एट एमपी। एमपी माने बाजार मूल्य, यानी बाजार कीमत पर उत्पाद मूल्य, इसको हम कहते हैं। ये जो फिगर है वो ये है, ठीक है। इस तरह से हमने देख लिया कि किस तरह से हम वैल्यू ऑफ आउटपुट को मार्केट प्राइस में कैलकुलेट कैसे करते हैं। दोस्तों फ्रेंड्स, जब हम नेशनल इनकम का कंसेप्ट पढ़ेंगे तो हमें ये सारी ट्रांजैक्शन पहले याद हो जानी चाहिए, और जब इसे आप 5-6 बार चार्ट को तैयार करेंगे और प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो आपको अपने आप ही याद हो जाएगी कि कौन सी फिगर है, कौन सी फिगर है, कहाँ पर है, कैसे है, किस तरह से है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा ध्यान देंगे क्योंकि हमारे जब हम राष्ट्रीय आय निकालते हैं तो उसमें जो चीज़ें आ जाती हैं उसको हम कहते हैं डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक इनकम जिसका कि दूसरा नाम है NDP/FC। इसका दूसरा नाम है, इसी का दूसरा नाम है जिसको हम और में कहते हैं NDP/FC, यानी कि शुद्ध घरेलू उत्पाद और फैक्टर कॉस्ट का मतलब साधन लागत, यानी साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। ये किसके बराबर होता है, अब आप ध्यान रखिए। इट इज हाउ टू कैलकुलेट इट। इसमें आप लेंगे 3rd पॉइंट, 4 पॉइंट एंड 5 पॉइंट, इन चारों चीजों, यानी कि 3 चीजें जो आपके आई हैं 3rd, 4th, 5th और एक 6 और ले लेते हैं। नहीं, ये 5th नहीं लेना है स्टूडेंट्स हमें, क्योंकि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम को लेना है। तो मिक्स्ड इनकम नंबर हमारी 6 पर है। तो आपने ये लेना है, ये लेना है और ये लेना है, और इन तीनों फिगर्स को आप प्लस कर देंगे तो ये हो जाता है आपका इक्वल टू NDP/FC। यानी कि अगर हम यहाँ पर देखें, इस एग्जाम्पल को फॉलो अगर हम करते रहते हैं तो यहाँ पर आएगा 1500, ठीक है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, और ऑपरेटिंग सरप्लस 2000 रुपये, और इसके बाद ये आपके मिक्स्ड इनकम 1800 रुपये, और ये टोटल आप कर लेंगे तो ये आप देखेंगे कि ये आपका 3800 हो गया और ये 3800, यानी कि कुल मिलाकर आपका इनको सबको प्लस करेंगे तो ये 00 और 43,000 रुपीज़ जो है इसको हम कहेंगे NDP/FC। इसको दूसरा तरीका, अभी आपने देखा कि इन 3 आइटम को प्लस कर कर आप इस चीज़ को निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, आइए दूसरे तरीके को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। यहाँ कैसे डिस्कस करेंगे कि इसको, इसी को हमने कैलकुलेट करना है NDP/FC। इस तरह से आपने इसको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। अगर इसकी साइड से करेंगे तो क्या करना है, तो हमने ये क्या देखना क्या है कि जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है यह, इसको निकालने के लिए 7 + 8, इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो आपका आंसर आ जाता है ये। अब इसमें से आप फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, 5th वैल्यू और को हम माइनस कर देंगे। यानी कि हमने कौन कौन सी वैल्यू माइनस करनी है, -1 और -2 और उसके बाद -5।
तो इसके बाद जो आपको आंसर आएगा वो भी 43,000 ही आएगा। यानी कि अभी आपने देख लिया कि दो तरीके हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट से कैसे निकालेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट से ये वैल्यू ऑफ आउटपुट है, दोनों को प्लस कर देंगे और इस तरह से हमने 7 और 8 को प्लस कर दिया। उसमें से आप 1, 2 और 5 1, 2, 5 को माइनस कर देंगे। इस तरह से आपका आंसर 10,000 में से आप देखिए 10,000 में से जब आप 4,000 घटा देंगे तो कुल मिलाकर 16,000 रह गया। 16,000 में से 200 रुपये और घट जाएंगे, सॉरी 10,000 में से 4,000 घटे 6,000, 6,000 में से 200 रुपये घट गए तो 5,800 आ गया। 5,800 के बाद अगर आप 5,800 में से अगर 500 और घटा देते हैं तो 4,300 आ जाता है। दोबारा समझ लीजिए, यहाँ पर 10,000 है, इन दोनों को प्लस करेंगे 10,000 आएगा। 10,000 में से 4,000 माइनस करेंगे 6,000 आ जाएगा। 6,000 में से ये माइनस करेंगे आप जो 2,000 रुपये हैं तो 5,800 आ जाएगा। 5,800 के बाद आपने ये 500 रुपये और माइनस करने हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हमारी गड़बड़ जरूर हो रही है, क्योंकि ये आंसर इसके बराबर नहीं आ रहा है। तो हम देख रहे हैं, दोबारा देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पर इसको लेकिन ये श्योर है कि आपका आंसर जो है इतना ही आना है। देखिए इन दोनों को प्लस करेंगे तो 10,000 आ गया। 10,000 में से आप ये घटाएंगे, ठीक है। हमने ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर टोटल गड़बड़ कर दिया हो। देख लेते हैं दोबारा, ये 10, 12, 20 आ गया, ठीक है। और ये 6, 7, 8, 2, 10 ये भी ठीक है जी। अब हम अगर देखा जाए तो कंपनसेशन एम्प्लॉयज़ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक तो 1,500 रुपये, एक ये आ गया 3,500 रुपये आ गया। और 3,500 में अगर हम 3,500 में 1,800 रुपये और जोड़ देते हैं तो ये 43,000 ही आता है। दोस्तों इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत हमारी नहीं आई है, 10,000 का पूरा है। तो अब हम दोबारा देखते हैं, 10,000 में से अगर मैं ये माइनस करता हूँ तो 6,000 आ जाते हैं। 6,000 में से 700 रुपये और मैं माइनस करता हूँ। 6,000 में से अगर 700 रुपये और माइनस कर दिए जाते हैं तो ये फिगर कुछ गलत लग रही है। 4, 6, 4,000, 6,000, 6,000 और ये 8,000, 8,000 और ये 8,900 और 8,500। तो भैया ये तो गलत आंसर आ रहा है, ये 8,500 नहीं है भाई साहब। ये देखिए आप थोड़ा सा इसमें रेक्टिफाई करेंगे तो कैसे करेंगे। देखिए 4,000 हो गया, 6,000 हो गया, 6,000 के बाद ये 8,000 हो गया, 8,000 के बाद ये 10,000 हो गया। 4, 6 के बाद 8, 8 और 2, 10,000 ही है, बिल्कुल 10,000 है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं। तो ये 10,000 ही फिगर है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने माइनस क्या करना है, क्योंकि वैल्यू ऑफ आउटपुट एट एफसी पर हमने लेना है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट एट एफसी के लिए कंपनसेशन एम्प्लॉयज़, आपके कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ जो है आपका आता है 1,500 रुपये। 1,500 रुपये कंपनसेशन एम्प्लॉयज़ आता है। ऑपरेटिंग सरप्लस आपका 2,000 रुपये आ जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट इनकम आपकी 1,800 रुपये आ जाती है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो ये सही आ गया है आपका डेटा। ये आपका 5,300 आना था, ये यहाँ पर गलती हुई, 5,300 आना था। अब हम यहाँ पर देखेंगे 10,000 में से 4,000 माइनस कर दिया, 6,000 रह गया। 6,000 में से आपने 6,000 में से ये भी माइनस कर दिया तो ये 5,800। 5,800 में से आपने ये माइनस कर दिया तो ये आपका फिगर आ जाएगी। तो कहने का मतलब अब आप बिल्कुल आप समझ रहे होंगे, 7 + 8 -1 और -1 के बाद -2 कंजम्पशन ऑफ फिक्स, और इसके बाद फिफ्थ आइटम भी माइनस कर देनी है। और जब आप करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, देख लीजिए।
10,000 में से, ये माइनस हुए 6,000 रह गए, 6,000 में से ये माइनस रहे तो 5,800 आ गया, और 5,800 में से जब हम 5,000 माइनस करेंगे तो ये 5,300 रह जाएगा। तो ये वेरीफाई हो गया। इसे हम घरेलू आय कहते हैं साधन लागत पर, इसको भी हम घरेलू आय साधन लागत पर कहते हैं। और यहाँ पर जो हमने निकाला है फ्रेंड्स, इसको भी देख लीजिए किस तरह से ये हुआ। तो आज का टॉपिक हमने ये भी सीख लिया कि बाज़ार कीमत पर वैल्यू, आउटपुट की वैल्यू बाज़ार कीमत पर कैसे निकालते हैं, यानी बाज़ार कीमत पर उत्पाद मूल्य कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिर मैं दोबारा से आपको रिवाइज कर रहा हूँ। ये सारे आइटम 1 2 3 4 5 6 इन सबको प्लस कर लेंगे तो जो वैल्यू आएगी इसे हम बाज़ार कीमत पर उत्पाद मूल्य कहते हैं। इसके दूसरी तरफ जो कि क्रेडिट साइड है, इसमें दो आइटम अगर आप प्लस कर लेते हैं, उन दोनों को जो आइटम का मूल्य आ रहा है, ये 10,000 आ रहा है, इसको भी हम साधन बाज़ार कीमत पर उत्पाद मूल्य कहते हैं। इसके बाद दूसरा स्टेप हमने ये सीखना है कि सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद कैसे निकालना है। NDPAT-FC, NDPAT-FC निकालने के लिए अगर हम इस साइड की बात करें तो हमें चाहिए कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, जिसे हम कर्मचारियों को पारिश्रमिक कहते हैं। उसके बाद ऑपरेटिंग सरप्लस चाहिए, जिसको हम परिचालन अधिशेष कहते हैं। इसके बाद मिक्स्ड इनकम चाहिए, जिसे हम मिश्रित आय कहते हैं। इन तीन आइटम्स को आप प्लस कर कर ये जो आंसर निकालते हैं इसे कहते हैं NDPAT-FC, जिसका दूसरा नाम है शुद्ध घरेलू उत्पाद या शुद्ध घरेलू आय, और वो भी साधन लागत पर। इस तरह से अगर हम क्रेडिट साइड से देखेंगे तो 10,000 में से ये आप माइनस कर दीजिए, 1 को माइनस कर दीजिए, इसको माइनस कर दीजिए और इसको माइनस कर दीजिए, यानी कि इन दोनों में से 7 और 8 प्लस कर दीजिए, फिर -1 -2 -5 ये सारी करेंगे तो 5,300 जो वैल्यू आएगी, वो वैल्यू जो है वो NDPAT-FC पर, FC माने साधन लागत पर, यानी साधन लागत पर शुल्क घरेलू उत्पाद आ जाता है। तो दोनों साइड से बराबर होना चाहिए, ये आपका वेरीफाई हो जाता है। तो आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही है। थैंक यू।